हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 यानी 10th फिजिक्स चैप्टर 2 को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 10th में सही से पढ़ के नहीं जाएंगे तो 12th में आपको दिक्कत होने वाला है। और तो और यदि आप ओलंपियाड वगैरह का फॉर्म भरते हैं या कोई अन्य लेवल का तैयारी करते हैं तो ये चैप्टर बहुत जानदार है। मतलब कि इस चैप्टर को बिना पढ़े आपको आगे समझने में तीसरा चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जान लेते हैं क्या क्या। इस चैप्टर में कुछ बहुत सारा पॉइंट आएगा। पहले हम लोग अपवर्तन संबंधित चीज़ों को देखेंगे, जिसमें बहुत सारा डेफिनेशन आएगा, बहुत सारा फॉर्मूला आएगा, और फिर लेंस पढ़ेंगे, लेंस का फॉर्मूला निकालेंगे, लेंस सूत्र जिसको कहते हैं, और फिर लास्ट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो बहुत सारा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा सा एक मेरा छोटा सा डिमांड है कि आपका चैप्टर नंबर 1 यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट होना चाहिए, प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने अपवर्तन वाले चैप्टर को। इस चैप्टर में इसको समझने के लिए हम लोगों को कुछ छोटा छोटा टर्म समझना पड़ेगा, जिसका इस्तेमाल हम लोग बार बार वर्ड में करेंगे। जिसमें से सबसे पहला चीज़ जो होगा हमारा, ये होगा प्रकाशीय माध्यम से संबंधित। प्रकाशीय माध्यम कहने का मतलब ये है कि प्रकाश जिस जिस माध्यमों से होके गुजरता है। तो थोड़ा सा हम लोग प्रकाशीय माध्यम को देख लेते हैं। प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम में हम लोगों को मुख्य रूप से, इसको इंग्लिश में ऑप्टिकल मीडियम कहेंगे। प्रकाशीय माध्यम में हम लोगों को मुख्य रूप से 2-3 मीडियम के बारे में पढ़ना होगा। एक तो ऑप्टिकल मीडियम आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पदार्थ के बारे में, जिससे प्रकाश पूर्ण रूपेण पार कर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जिससे ना पार करे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जिससे प्रकाश का अंशतः मात्रा पास करे उसको पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसी तरह से यहाँ 2 अलग अलग मीडियम आएगा। एक को हम लोग प्रकाशीय माध्यम में, एक को कहेंगे सबसे पहले वाले को समांगी माध्यम। समांगी माध्यम थोड़ा सा मैं इसको अलग तरीके से चैप्टर को करने वाला हूँ। मैं सब कुछ यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है, और आपको नोट्स मैं इसी वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। नोट्स आपको कहाँ पे मिले जाएगा, पीडीएफ होगा, पीडीएफ का पासवर्ड क्या होगा। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दे दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, प्रकाशीय माध्यम या इंग्लिश में इसको ऑप्टिकल मीडियम कहेंगे। पहला है होमोजीनियस मीडियम यानी समांगी माध्यम। समांगी माध्यम किसको कहेंगे अभी मैं आपको समझाता हूँ। आपने समांगी विलयन पढ़ा था ना 9th में। ऐसा विलयन जिसके हर जगह का बनावट समान हो। जैसे कि आप पानी में चीनी मिला दीजिएगा तो ऐसा है कि ऊपर का पानी ज़्यादा मीठा लगेगा, नीचे का पानी कम मीठा लगेगा, ऐसा तो नहीं है, हर जगह बराबर होगा। तो वैसे विलयन को समांगी विलयन कहते थे। बस यहाँ समांगी माध्यम है। प्रकाशीय माध्यम मतलब जिस माध्यम से प्रकाश होके गुजरेगा। पहला समांगी माध्यम है, मतलब एक ऐसा माध्यम जहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर और अन्य बनावट एक ऐसा हो, घनत्व सब। जैसे एग्जाम्पल, आप यहाँ के हवा और यहाँ के हवा का बात करिए। क्या ऐसा है कि यहाँ का हवा ज़्यादा सघन होगा, ज़्यादा कण होगा, ज़्यादा गर्म होगा और यहाँ का हवा कम होगा? ऐसा तो नहीं है। दोनों इक्वल अमाउंट में सब कुछ होगा। जितना ठंडा यहाँ का हवा उतना ही ठंडा यहाँ का हवा। तो इस माध्यम को हम लोग कहेंगे समांगी माध्यम। वैसे माध्यम जिसके हर जगह का बनावट, गुण, तापमान, घनत्व, प्रकृति एक ऐसा हो, ऐसे माध्यम को समांगी माध्यम कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका साफ पानी जो होता है, साफ पानी या साफ जल कह सकते हैं। दूसरा आपका प्लेन कांच होता है। ये सब का सब आपका समांगी माध्यम है, ठीक है। दूसरा इसका भाई होता है, इसको हम लोग असमांगी माध्यम कहेंगे। असमांगी माध्यम कहेंगे या इंग्लिश में इसको हेटेरोजीनियस मीडियम कहेंगे। असमांगी माध्यम ऐसा माध्यम जैसे उसका अपोजिट है। इसमें क्या था, जिसका गुण में क्या क्या आ जाएगा, ताप, दाब, घनत्व, ये सब क्या हो, यदि किसी पदार्थ का या यदि किसी माध्यम का ताप, दाब, घनत्व एक ऐसा हो, इसको हम लोग समांगी माध्यम करेंगे, और नहीं होगा एक ऐसा तो विषमांगी माध्यम कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि यदि यहाँ पे मैंने आग जला दिया है और यहाँ पे सिंपल है, तो यहाँ आग जलने के बाद यहाँ का हवा तो गर्म हो जाएगा और यहाँ का हवा ठंडा रहेगा।
यहाँ के हवा में धूल कण आ जाएगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं धुआं का कण आ जाएगा, लेकिन यहाँ के हवा में तो कम रहेगा। तो इन दोनों को एक मीडियम माना जाए तो यहाँ का बनावट अलग है, यहाँ का बनावट अलग है, तो धुआं वाला ये जो माध्यम हुआ ना हमारा, वो असमांगी माध्यम हो गया। इसी तरह से आप गंदा पानी ले लीजिए, ज़्यादातर गंदगी पानी के तली पे रहता है, ऊपर साफ रहता है, तो ऐसा मीडियम भी हमारा क्या हो जाएगा, विषमांगी माध्यम या असमांगी माध्यम हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, गंदा वाला पानी हो जाएगा, गंदा जल, गंदा जल। आपका रंगीन कांच हो जाएगा, कुछ कुछ रंगीन कांच होता है ना, जिसका कुछ कुछ ज़्यादा पार्ट रंगीन होता है और कहीं कहीं रंगीन नहीं होता है। चश्मा वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा आधा ही कलर होता है। इन सब चीज़ों को हम लोग असमांगी माध्यम कहेंगे। तो माध्यम मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लिखने वाली बात है तो दो बात है, या तो आप मेरे साथ बैठ के जब हम बोल रहे होते हैं उसको लिख लीजिए, या दूसरा तरीका मतलब एक बार वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, दूसरी बार रोक रोक के लिख लीजिए, या मैं बता दूंगा लास्ट में आपको पीडीएफ पूरा हैंड रिटन नोट्स कहाँ से मिल जाएगा, आप वहाँ से कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से दोनों माध्यम आप समझ गए हैं। अब जब भी मैं प्रकाश के अपवर्तन में बोलूँगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, तो मतलब समझ जाइएगा आप कि एक अलग माध्यम होगा, एक अलग माध्यम होगा। मतलब कभी समांगी हो सकता है, कभी विषमांगी हो सकता है, या जो भी हो उस समय आप समझने का कोशिश करिएगा। अब अगला हमारा एक नया टॉपिक हो जाएगा। जैसे पहला ये टॉपिक था, अब अगला होगा हमारा प्रकाश का घनत्व, प्रकाशीय घनत्व। प्रकाशीय घनत्व या ऑप्टिकल डेंसिटी किसको कहेंगे, जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरेगा ना, उस माध्यम के घनत्व को क्या बोल रहे हैं कि जिस माध्यम से प्रकाश हमारा गुजरेगा, जिस माध्यम से प्रकाश गुजरे, है ना, जिस माध्यम से प्रकाश गुजरे, इस माध्यम के घनत्व को प्रकाशीय घनत्व कहेंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी कहेंगे। एग्जाम्पल, यहाँ पे एक गिलास मेरा पानी है, यहाँ पे एक कांच है, तो पानी ज़्यादा घना है या कांच, तो सिंपल जो ज़्यादा जिसमें ज़्यादा कण होता है वो ज़्यादा घना होता है, तो कांच में ज़्यादा कण होता है, तो कांच हमारा ज़्यादा घना हो गया, ये कम घना हुआ। तो इसीलिए ऑप्टिकल डेंसिटी को दो भाग में बांटा गया है, एक घना वाला, एक कम घना वाला। तो इसका नाम दिया गया है, पहले का नाम है सघन माध्यम, सघन माध्यम। इसको इंग्लिश में हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं। फिलहाल के लिए डीएम लिख देते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नहीं समझना है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। सघन माध्यम किसको कहेंगे, डेंसर मीडियम किसको कहेंगे, एक ऐसा माध्यम, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा माध्यम जिसमें पदार्थ का मात्रा ज़्यादा होगा, प्रकाश ज़्यादा मुड़ेगा। बोलिए सर मुड़ेगा मतलब क्या होगा, तो अभी आप वर्तन समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेंस मीडियम में क्या काम होता है। डेंस मीडियम मतलब समझ जाइए ना, जैसे बोलेंगे हवा ज़्यादा सघन है या कांच, बेसिक बात है कि कांच ज़्यादा सघन है। आपको बोलेंगे कांच ज़्यादा सघन है कि हीरा, तो बोलेंगे हीरा ज़्यादा सघन है। पानी ज़्यादा सघन है कि कांच, तो कांच ज़्यादा सघन है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यदि वायु दें, ये जो है ना, ये वायु ज़्यादा सघन होगा किससे, निर्वात से, है ना। वायु ज़्यादा सघन होगा निर्वात से, क्योंकि निर्वात में कोई कण ही नहीं है। अब प्रकाश तो निर्वात में भी चल सकती है ना। चलिए अगला, इसी तरह से हम लोग ले लें जल, यदि लिखें तो जल ज़्यादा सघन होगा किससे, तो जल ज़्यादा सघन होगा हमारा वायु से। यदि हम लोग कांच को ले लेते हैं तो कांच हमारा ज़्यादा सघन हो, ज़्यादा सघन मतलब ये सिंबल का मतलब समझते हैं ना, जिधर वो घुमा होता है उधर कमजोर वाला होता है, तब तो इसको भाला मार रहा है, ऐसा समझिएगा। तो कांच यहाँ लिखा हुआ है, कांच ज़्यादा सघन होगा हमारा पानी से, या आप दे सकते हैं हवा से। इन सभी चीज़ों से कांच ज़्यादा सघन है। अच्छा, हीरा जो होता है, हीरा ये तो सबसे ज़्यादा सघन होता है, हीरा तो हमारा कांच से भी ज़्यादा सघन है। अब बच्चों के मन में आ रहा होगा सर तब तो लोहा और सघन होगा, लेकिन बच्चों यहाँ पे हम सिर्फ वैसे माध्यम का बात करेंगे जिसमें प्रकाश गुजर सके। क्या लोहा में प्रकाश गुजरेगा, अरे नहीं ना, तो कैसे उसको ले लेंगे। तो सघन माध्यम मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, वैसा माध्यम जिसका घनत्व ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसमें प्रकाश आसानी से पार नहीं कर सकती है, ऐसे माध्यम को हम लोग सघन माध्यम कहेंगे। अब आपको इसमें ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछा जा सकता है, किस माध्यम में प्रकाश आसानी से प्रवेश करेगा, वायु में, जल में, कांच में या हीरा में। आप लोग मन में सोचिए। हाँ देखिए, बहुत बच्चे सोच रहे हैं वायु में, बहुत बच्चे सोच रहे हैं हीरा में। हीरा ज़्यादा सघन हो गया, इसमें ज़्यादा अमाउंट है, प्रकाश को जाने में ज़्यादा दिक्कत होगा। लेकिन वायु हमारा ज़्यादा विरल माध्यम है, ज़्यादा कमज़ोर माध्यम है, जिसके कारण वायु में आसानी से प्रकाश प्रवेश कर जाएगी।
तो याद रखिएगा, जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जा रहे हैं ना, सघनता बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ऐसा माध्यम जिसका घनत्व ज़्यादा होता है, वैसे माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। और इसका जस्ट एक दूसरा भाई है विरल माध्यम। विरल माध्यम मतलब रेयर मीडियम। विरल माध्यम किसको कहेंगे? ऐसा माध्यम जिसका घनत्व कम होता है। जैसे यहाँ पे वायु क्या हो गया? वायु जो है ये विरल है। वायु किससे विरल है? तो जल से, है ना। ये सघन हुआ तो ये इसके तुलना में विरल हुआ। कोई भी सघन या विरल तुलनात्मक रूप से होगा। जैसे बोलेंगे आप मोटा है कि पतला है, तो आप खुद को देख के नहीं बता सकते। आपके बगल में एक लड़का बैठा दें, ये इतना चौड़ा सा, तो आप बोलिएगा सर तब तो हम पतला हो गए। आपके बगल में एक लकड़ी ऐसा लड़का खड़ा कर दें, तो बोलिएगा सर उससे तो हम मोटा हो गए। तो आप किसी को देख के मोटा पतला बता सकते हैं, उसी तरह किसी को देख के सघन या विरल बताया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आप समझ गए होंगे। जब इस चीज़ को आप समझ गए, तो अब इसी दोनों से रिलेटेड है सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व क्या? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का घनत्व। तीसरा है हमारा सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व किसको कहेंगे? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का घनत्व। जैसे कि मैंने अभी बताया, कभी भी आप अकेले नहीं बता सकते घनत्व को, किसी न किसी से तुलना करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ बोल रहे हैं हीरा ज़्यादा सघन है कांच से, या ऐसा कह सकते कांच ज़्यादा सघन है जल से, पानी से। तो ये जो बता रहे हैं एक के तुलना में दूसरा, इसी को हम लोग सापेक्षिक घनत्व कहते हैं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के घनत्व को सापेक्षिक घनत्व कहा जा सकता है। तो इस सारे टर्म को आप समझ गए होंगे। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब जब भी हम बोलेंगे ना कि देखिए ये विरल माध्यम है, तो आप समझ जाइएगा कि इसके तुलना में उसमें प्रकाश ज़्यादा तेजी से जा रहा होगा। ये सघन माध्यम है, मतलब उसमें प्रकाश ज़्यादा तेजी से जा रहा था, इसमें कम तेजी से जाएगा। क्यों? क्योंकि अब बोलिए सर प्रकाश का तो चाल फिक्स होता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ऐसा नहीं है, वो निर्वात का चाल है। अब देखिए जब भी लिखते हैं प्रकाश की चाल, तो ऐसा थोड़ी लिखा जाता है कि 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। लिखा जाता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इस सारे टर्म को मिटाते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, लिखने का चीज़ मैं बता दूंगा, ठीक है ना। इसमें लिखने में और लिखाने में थोड़ा समय लग रहा है, बस कुछ दिनों की बात है। थोड़ा सा जल्दी ही वो पैनल वगैरह आने वाला है, तो फिर अपना क्लास जल्दी चलेगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन एक्चुअल में कहते किसको है? कोई बड़ा चीज़ नहीं है प्रकाश का अपवर्तन। आप लोगों ने ये चीज़ रियल लाइफ में बहुत बार देखा होगा। कहाँ पे सर देखा है? आप कभी अपने गिलास, एक कांच वाला गिलास घर में होगा, वो लीजिएगा, उसमें आधा पानी भर दीजिएगा, उसमें एक पेंसिल डालिएगा और आप दूर से देखिएगा इस तरह से, तो आपको वो पेंसिल लगेगा टूटा हुआ या टेढ़ा हो गया है। बस इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी होता क्या है कि जब भी सपोज करिए यहाँ पे कोई सन है ना, यहाँ सन है, यहाँ से इसका एक प्रकाश का किरण निकला है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कांच का एक टुकड़ा आ गया, यहाँ पे तो पहले वायु था, है ना, यहाँ पे क्या आ गया? कांच आ गया। तो आप ही बताइए माध्यम में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? वो अलग माध्यम है, ये अलग माध्यम है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो बताइए कांच ज़्यादा सघन है कि वायु ज़्यादा सघन है? कांच ज़्यादा सघन है। कांच सघन है तो प्रकाश को चलने में कष्ट होने लगेगा, जाना चाहिए था उधर, ये थोड़ा झुक के जाने लगेगा, ठीक है ना। और जैसे ही इससे निकलेगा फिर ये अपनी स्पीड से जाने लगेगा। तो इस दौरान आपने क्या देखा? जाना चाहिए था इसको इधर, लेकिन हल्का मुड़ गया, हल्का सा बेंड कर गया, है ना। ये जो इतना बेंड कर गया ना, इसी बेंड होने के, मुड़ने के घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या आप लोग डेफिनेशन लिखिएगा? ये हमारा एक माध्यम 1 हुआ और ये माध्यम 2 हुआ। तो आप बोलेंगे जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह हल्का मुड़ जाती है। मुड़ने के इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कितना सिंपल सा डेफिनेशन है। अब अपवर्तन का नियम यहाँ नहीं पढ़ना होता, अभी आगे समझाते हैं नियम कहाँ। बच्चा सर अपवर्तन का अपवर्तन का नियम एक ही साथ? नहीं, अभी बहुत चीज़ उससे समझने से पहले अगला है कि यह अपवर्तन हुआ क्यों, क्या कारण है इसके अपवर्तन का। और बीएसवी ओलंपियाड में आप फॉर्म भरते हैं तो हर साल ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण से संबंधित 1-2 क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन तो हर साल मैंने देखा है। और बीएसवी को इसे कितने, मतलब लगभग बार स्टूडेंट सेलेक्ट ही होता है यहाँ से, है ना। बेशक यूट्यूब पे कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया, बहुत सारा रीजन है, आप नहीं समझ पाते हैं, बस आप कहते हैं सर वीडियो, लेकिन थोड़ा सा हम भी परेशान रहते हैं। आपको शायद पता नहीं है, बताते भी नहीं अपने प्रॉब्लम को, क्या आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ठीक है ना। कारण है ना, कारण संबंधित बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन रहता है। और हाँ, यदि आप
पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक आपको लगता है हम सही से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, तो हर बार जुलाई सब में, जून जुलाई में ओलंपियाड BSEB ओलंपियाड का फॉर्म निकलता है। यदि बिहार में है या झारखंड में है तो आप पता कर लीजिएगा टीचर से, शायद वहाँ अगस्त में निकलता है झारखंड में, और यूपी में भी निकलता है ये ओलंपियाड वाला। तो आप कम से कम स्टेट ओलंपियाड का एग्ज़ाम दीजिए। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है ना, मैं गारंटी लेता हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पिछली बार स्टूडेंट ने अगस्त में ही एग्ज़ाम दिया था, 92 नंबर लाया था, जबकि पूरा सिलेबस भी पूरा नहीं था। तो इसीलिए इस चीज़ पे आप ध्यान दिया करें, बहुत सारा पैसा जीत सकते हैं उससे। अभी भी फॉर्म निकला हुआ है, अभी जुलाई चल रहा है ना 2023 का, चलिए जून चल रहा है, सॉरी, ठीक है ना। प्रकाश का अपवर्तन तो समझ लिया कि जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो हल्का मुड़ जाती है। यहाँ पे क्या हुआ है, हल्का सा मुड़ गई है। मुड़ने के इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। रीजन क्या है, इसका 3 रीजन है। यदि हम लोग कारण समझें अपवर्तन का, तो पहला कारण है प्रकाश के मुड़ने का कि माध्यम बदल गया, और माध्यम बदलेगा तो एकदम फिक्स है कि प्रकाश अपवर्तित होगा, मुड़ेगा ही मुड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं पहला कारण क्या है, तो माध्यम में परिवर्तन। हम सीधे माध्यम लिखते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है घनत्व। यहाँ देखिए वायु है, ये विरल माध्यम है, इसका घनत्व कम है, जबकि अपेक्षाकृत इसका देखिए तो ये एक सघन माध्यम है। तो इसका घनत्व ज़्यादा है, इसका घनत्व कम है, तब तो मुड़ गया। यदि आप यहाँ भी वायु है, यहाँ भी वायु है, तो थोड़ी प्रकाश मुड़ेगा, तब तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ऊपर भी कांच है, नीचे भी कांच है, सेम प्रॉपर्टी का एकदम कांच है, तो बिल्कुल नहीं मुड़ेगा, ठीक है ना। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहने के लिए कह सकते हैं कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो प्रकाश का घनत्व बदल जाता है, जिसके कारण प्रकाश मुड़ जाती है। तो दूसरा कारण क्या है, घनत्व में परिवर्तन। तीसरा और एक इम्पोर्टेंट सा कारण है कि प्रकाश के वेग में परिवर्तन। जब प्रकाश पहले आ रही थी उसका वेग कुछ और था, जब यहाँ वायु या निर्वात में कहिए तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था। लेकिन कांच में आने के बाद इसका वेग घट जाता है। यहाँ पे कांच लिखे हैं, यहाँ पे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड शायद रहता है। अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे, पर 8 मीटर पर सेकेंड यानी 1,00,000 मीटर पर सेकेंड घट गया। अब आप ही सोचिए, आपका देखिए अपवर्तन में एक्चुअली होता क्या, समझने की कोशिश करिए। आप एक कार चला रहे हैं, बहुत स्पीड कार चल रहा है, कोई एकाएक आपका एक टायर एक साइड वाला पकड़ लेगा तो कार ऐसे घूम नहीं जाएगा। हो बहुत स्पीड था, एकाएक आपका एक चक्का का स्पीड कम कर दिया गया, तो जिधर का कम हुआ वो तो रुक जाएगा, उधर वाला बहुत जल्दी घूम जाएगा, है ना। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जब प्रकाश बहुत तेज़ी से चल रही थी, चाल में बदलाव आ गया। चाल में बदलाव आते ही मतलब एक साइड का, क्या कि प्रकाश का किरण एक ही बार डायरेक्ट नहीं पड़ता है, थोड़ा थोड़ा एक साइड से पड़ता है, क्योंकि प्रकाश को वेव माना जाता है, कण माना जाता है। आगे क्लास में आप लोग समझेंगे। तो धीरे धीरे पूरा का पूरा प्रकाश मुड़ जाता है इधर, ठीक। तो तीसरा कारण हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश का वेग जो है एक कारण है प्रकाश के अपवर्तन का। मेरे ख्याल से तीनों कारण आप लोग समझ चुके हैं, कैसे कैसे कारण इन्वॉल्व होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन का एक कारण है, तो माध्यम में परिवर्तन हो सकता है, घनत्व में परिवर्तन हो सकता है, वेग में परिवर्तन हो सकता है। ये तीनों कारण अलग अलग जगहों पे काम आता है प्रकाश के अपवर्तन के लिए। अब है कि प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो क्या कुछ परिवर्तन भी होता है प्रकाश के गुण बनावट में। तो देखिए, इससे पहले आप 2 टर्म समझिए, 9th में आपने समझा होगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रकाश तरंग है, ठीक है ना। तरंग है तो तरंग का जो यहाँ से यहाँ का लंबाई होता है, इसको तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। मतलब एक ऐसा बनाए हैं तो इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, इसका तरंगदैर्घ्य कम है। तरंगों की लंबाई को एक सिंपल भाषा में बोला जाए तो तरंगों की लंबाई को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे ज़्यादा लंबाई है तो इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, यहाँ पे कम लंबाई है तरंगदैर्घ्य कम है। इस चीज़ को आप समझिएगा। तो अब है कि प्रकाश अपवर्तन के कारण क्या कोई प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ लिखते हैं अपवर्तन द्वारा प्रभावित कारक। क्या क्या वो कारक हैं फैक्टर हैं जो रिफ्रैक्शन से इफेक्टेड होते हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कारक, जब भी प्रकाश का अपवर्तन होगा ना, प्रकाश की तीव्रता घट जाएगी। बोले सर तीव्रता घट जाएगी मतलब? आप देखिए, आप डायरेक्ट अपने आँख से खुले आँख से धूप को देखिएगा, आप नहीं देख पाइएगा। आप एक चश्मा लगा लीजिए तो साधारणतः आप उसके अपेक्षा ज़्यादा देख सकते हैं।
या आप ऐसे बताते हैं हम आपको कि आप एक पानी का ग्लास ले लीजिए, ठीक है। आप डायरेक्ट धूप मत देखिए, कांच के ग्लास से धूप को देखिए, थोड़ा देख पाते हैं क्योंकि उसका तीव्रता तीक्ष्णता कम हो जाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन जब भी होता है ना, तो सबसे पहला क्या होता है, प्रकाश का जो तीव्रता कहते हैं हम लोग, तीव्रता ये घट जाती है, पहला कारण और सबसे इंपॉर्टेंट कारण में से एक है। दूसरा, जब भी प्रकाश का अपवर्तन होगा ना, देखिए कारण अलग चीज होता है और प्रभावित होने वाला कारक अलग चीज। कारण है कि क्यों अपवर्तन हुआ, कारक है कि अपवर्तन हुआ तो क्या हुआ। पहला तो तीव्रता घट जाएगा, दूसरा तरंगदैर्घ्य में बदलाव आएगा। तरंगदैर्घ्य में बदलाव कैसे, आप ही देखिए, सोचिए कि एक इतना मोटा सा रस्सा आपका ऐसे ऐसे जा रहा था, कोई पानी में चला जाएगा तो ऑटोमेटिक अब छोटा छोटा होने लगेगा वो। तो तरंग पहले लंबा था, अब तरंग छोटा हो गया, यानी तरंग में परिवर्तन हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो जाएगा। तो दूसरा प्रभावित होने वाला कारण है, कारक है तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन आ जाता है। तीसरा नंबर कि प्रकाश के अपवर्तन से और क्या प्रभावित होता है। तीसरा एक इम्पोर्टेंट सा कारण है जो बदल जाता है प्रकाश के अपवर्तन में, अपवर्तन में, वो है प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग भी बदलते रहता है, जब जब अपवर्तन होगा वेग बदलेगा, ठीक है ना। पहले यदि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से आ रहा था, तो यदि पानी में जाएगा तो 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से जाने लगेगा, कांच में जाएगा तो और कम हो जाएगा। इस तरीके से वेग में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो हम लोग देखें कि प्रकाश के अपवर्तन होने से ये लोग प्रभावित हो सकता है। और एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन, ठीक है ना, याद रखिएगा, किसी भी प्रकाश का रंग जो होता है ना, वो आवृत्ति पर निर्भर रहता है। बहुत सारे टीचर ये बता देते हैं तरंगदैर्घ्य पर निर्भर होता है कि तरंगदैर्घ्य ज़्यादा रहेगा तो वो लाल दिखेगा, कम रहेगा तो बैगनी दिखेगा। वो बैगनी या लाल दिखना तरंगदैर्घ्य पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। कलर का निर्भरता जो होता है वो निर्भर करता है आवृत्ति पर। तो चौथा नंबर, ये नोट करके इस चीज़ को लिख लीजिएगा, हालांकि ये नहीं लिखना चाहिए कारक में, ये प्रभावित नहीं होता है, अप्रभावित रहता है आवृत्ति और आवर्तकाल, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। आवृत्ति और आवर्तकाल जो होता है, आवर्त यहाँ पे रहना चाहिए था, आवर्तकाल, ये दोनों का दोनों, आवृत्ति यानी न्यू, आवर्तकाल यानी टी, ये नहीं बदलता है, ये नहीं बदलता है। बोले सर नहीं बदलता है तो क्या फ़ायदा हुआ। देखिए, बदलता है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, नहीं बदलता है इसका मतलब परिवर्तन नहीं दिखाई देता। आप ऐसा देखें क्या, लाल रंग का आपके पास लेजर लाइट था, आप किसी कांच पे मारे हरा रंग का निकलने लगा, नहीं। जबकि जब कुछ टीचर वो जो बताते हैं, या बहुत सारा फोर्जरी बुक जो होता है ना, ट्रेन पे 10 रुपया में मिलने वाला बुक, उसमें भी लिख देता है कि प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। तरंगदैर्घ्य पर प्रकाश का रंग कभी निर्भर नहीं करता है। निर्भर करता तो आप ही बताइए, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तरंगदैर्घ्य तो बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदलता है तो रंग बदल जाना चाहिए। हल्का लाइट मारे ललका निकले तो गजबे हो जाएगा। मतलब कि आपका एक लाल रंग, एक दोस्त है आपका पीले रंग का, उसको डालेंगे किसी अलग से कांच के इधर से देखेंगे तो हरा रंग का दिखेगा, क्योंकि कांच के उधर से लाइट आएगा तो अपवर्तन हो जाएगा। तो हमारा ललका दोस्त हर का दिखना चाहिए, ऐसा होता है जी? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उस समय तो वो बताएंगे नहीं, है ना। इसीलिए याद रखिएगा, प्रकाश का कलर जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है ना। तो रंग का ओरिजिनल जो हकदार है प्रकाश में वो आवृत्ति है। अब आवृत्ति, आवर्तकाल, तरंगदैर्घ्य, इंटेंसिटी, ये सारा का सारा 9th का टॉपिक है बच्चों, और मैंने 9th में बताया है, ठीक है। तो ध्वनि वाले चैप्टर में, हालांकि यूट्यूब पे वीडियो तो वो अभी नहीं रहा होगा, हटा दिया था मैंने, ठीक है ना। फिर से वो उसको कर दूंगा पब्लिक, तो आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं समझा देता हूँ आवृत्ति क्या होता है। ये जो ऐसे 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 हो रहा है ना, तो जितना बार कंपन कर रहा है ना, कंपन के 1 सेकेंड में कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यदि कोई 1 सेकेंड में 30 बार कंपन कर रहा है तो उसका आवृत्ति 30 हर्ट्ज हो जाएगा। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवर्तकाल किसको कहते हैं? एक कंप्लीट कंपन होने में लगा समय। जैसे यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था और यहाँ वापसी आने में, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट, सपोज कि ये मेन पॉइंट है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ तो वापसी यहाँ आने में जितना समय लगा ना, इस समय को ही हम लोग कहते हैं आवर्तकाल। तो प्रकाश के अपवर्तन में आवृत्ति आवर्तकाल नहीं बदलता है। बोले सर आप ही तो अभी बताए कि ऐसे होगा तो तरंगदैर्घ्य घट जाएगा, तो आवृत्ति तो बदल न जाना चाहिए। बच्चों आवृत्ति कभी नहीं बदलता है,
जानते हैं क्यों? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि सिंपल सा चीज़ है, ये समझने 12th में भी समझने में भी दिक्कत हो जाता है ये चीज़ बच्चों को। आवृत्ति और आवर्तकाल कैसे नहीं बदलता, आप ये समझिए। जैसे कि हमारा सूर्य है, प्रकाश तो सूर्य से निकल रहा है, आवृत्ति मतलब कंपन करना, तो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश जो कंपन कर रहा है ना, सूर्य के कारण कर रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी सूर्य पर निर्भर कर रहा है। अब आपका प्रकाश पानी में घुस जाए कि आग में घुस जाए कि कांच में घुस जाए, सूर्य को हिला देगा क्या? कंपन के वैल्यू को बदल देगा क्या? नहीं बदल सकता है, क्योंकि आवृत्ति और आवर्तकाल जो है ना, ये स्रोत पर है, स्रोत पर निर्भर कर रहा है, ना कि प्रकाश किसमें प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ से आपका बहुत हैवी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया कि यदि प्रकाश का अपवर्तन होता है तो आवृत्ति नहीं बदलता है। ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलता है, जिसके वजह से रंग नहीं बदलता है, क्योंकि रंग का कारण आवृत्ति है। आवृत्ति और आवर्तकाल क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि ये दोनों स्रोत पर निर्भर करता है, ना कि माध्यम में जिसमें जा रहा है उस हिसाब से ये नहीं ढलेगा। ये जिस स्रोत से लाइट आ रहा है, जैसे टॉर्च है ना, तो टॉर्च से हम जो यहाँ पे लाइट इमिट जो हो रहा है, स्टार्ट जो हो रहा है जलना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। अब वो कहीं घुस जाए तो फ्रीक्वेंसी इस लाइट का कैसे घट सकता है? ये तो यहाँ पे निर्भर कर रहा है। ये तो वही बात है कि हम चाबुक यहाँ से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो चाबुक किसी को जाके ऐसे पानी में जाए, आग में जाए, तो वहाँ जाने पे ये मेरा हाथ का थोड़ी वो कंपन कम ज़्यादा करवा देगा। ये तो हम कर रहे हैं, ऐसे करते रहेंगे। तो ये स्रोत पर निर्भर करता है दोनों। मेरे ख्याल से ये टॉपिक हो गया होगा। यहाँ पे एक बीएसबी ओलंपियाड के क्वेश्चन में बता देता हूँ कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन में कौन सा कारक अप्रभावित रहता है, तो वो आवृत्ति और आवर्तकाल दोनों हो सकता है। प्रकाश में रंग के लिए उत्तरदायी कौन है? तो ये हमारा आवृत्ति होता है। किसी भी अपवर्तन के घटना में आवृत्ति में बदलाव नहीं हो सकता है, क्योंकि आवृत्ति माध्यम पर नहीं बल्कि स्रोत पर निर्भर करता है। और ये तीनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बैक टू बैक पूछा हुआ क्वेश्चन है हैवी लेवल के लिए। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश कैसे माध्यम से कैसे जाएगा, इधर 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 घूमेगा। वो भी बहुत मज़ेदार सा टॉपिक है, तो इसको मिटा लिया जाए। आप लोग देख लीजिए, इसमें लिखने लायक का जो चीज़ें लिख लीजिए, बाकी आपको नोट्स तो मैं दे ही दूंगा। तो चलिए, अब हमारा नया टॉपिक है कि अपवर्तन में पथ का विचलन कैसे कैसे होता है, यानी माध्यम बदलने पे कैसे प्रकाश किरण किधर मुड़ेगी। और ये आपकी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दिया है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, कैसे समझेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हवा है और यहाँ पे इसके अंदर ये कांच है, ये कांच है। तो आप ही बताइए हवा क्या रहेगा? तो हवा हमारा विरल माध्यम है, और अपेक्षाकृत इसके कांच क्या है? तो कांच सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण ऐसे आ रही है। तो याद रखिएगा, इसको थोड़ा और बेंड करते समझाना आसान रहेगा। याद रखिएगा, जब भी प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब तो चीज़ समझते थे ना, अभिलंब देखिए यहाँ पे ये जो इसके बीच से ऐसे करके गुजरता है ना, इसको अभिलंब कहते हैं। तो जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा ना, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। रीजन मैं बता देता हूँ अभी। तो ये जो होगा ना, जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ये ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, बोलिए सर क्यों? आप ऐसे समझिए कि एक कार बहुत तेजी से आ रहा था, एकाएक पानी आ गया। देखिए यहाँ पे पानी है, एक कार बहुत तेजी से जा रहा है, एकाएक पानी आ गया, तो क्या जिस चक्के पे पानी आएगा वो चक्का तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो ऐसे मुड़ नहीं जाएगा जी। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, जिधर पानी रहेगा उधर मुड़ जाएगा, है ना? जिधर पानी रहेगा उधर मुड़ जाएगा। तो जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा ना, तो जिधर रोकने वाला कारक है इधर मुड़ जाएगा। तो देखिए हमारा उधर पानी पहले रोकेगा या इधर रोकेगा? इधर रोकेगा, क्योंकि इधर ज़्यादा चिपका हुआ है। समझ रहे हैं? इस चीज़ को समझने का कोशिश करिए आप लोग कि ऐसे प्रकाश किरण आ रही थी, जाना चाहिए था इधर, यहाँ पे पानी मिल गया, हल्का मुड़ गया, ये है ना? इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। और इधर ही मुड़ा क्योंकि विरल से गया है सघन में। तो याद रखिएगा, पहला बात, जब भी प्रकाश किरण विरल से सघन में जाए तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ये याद रखिएगा। और जस्ट इसका उल्टा है कि यदि सघन से विरल में जाए, सघन से विरल में जाए मतलब क्या? यहाँ पे कांच है, कांच से प्रकाश किरण आ रही है, यहाँ पे वायु है, ये वायु ये कांच, तो कांच हो गया सघन माध्यम और वायु हो गया विरल माध्यम। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है। तो आप समझिए, पहले पानी में चल रहा था कार,
एकाएक हवा में चलने लगे, यानी रोड पे चलने लगे, तो पहले स्लो स्लो चला, जैसे रोड पे चलेगा एकदम फास्ट भागेगा, है ना, वही होता है। तो यदि इसका अभिलंब यहाँ पे है तो ये इसको जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ये ऐसे चला जाएगा, हल्का मुड़ जाएगा अभिलंब से दूर। और ये ऑब्जेक्टिव न जाने कितनी बार आपके बोर्ड ने पूछ दिया है कि बताइए क्या होता है, मतलब क्या ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो ऑप्शन नंबर 1 रहता है अभिलंब की ओर मुड़ेगा, ऑप्शन नंबर 2 रहता है अभिलंब से दूर भागेगा, कुछ नहीं होगा, जैसा तैसा होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आप समझ जाइए। जब भी सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा, विरल मतलब फ्री रहेगा तो बहुत फास्ट भागेगा, अभिलंब से बहुत दूर भाग जाएगा, ऐसे याद रखिए। और विरल से सघन में आए, सघन में आएगा थोड़ा और सट जाएगा, काहे कि चाल स्लो हो जाएगा तो इसमें सट जाएगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं ट्रिक से भी। तो विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब से, अभी सुनना मतलब अभिलंब है, ठीक है, अभिक्रिया नहीं समझे, अभिलंब से दूर हो जाएगा। ये 2 चीज़ आप समझ गए और ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को भी हटाते हैं और अब चलते हैं कि यहाँ देखिए सर, आप ऐसे बना रहे थे, यहाँ आ रहा था विरल से सघन में, तो चलिए आपने चिपका दिया। अब सघन से फिर विरल में जाएगा, दूर भाग जाएगा। प्रकाश को आना चाहिए था इधर, चला गया इधर, ये बीच में गैप आ गया, इस गैप को क्या कहेंगे? उसी गैप पे आते हैं और गैप का डिपेंडेंस देखते हैं किस किस पर निर्भर करता है, तो थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्श्विक विस्थापन या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन क्या है? जैसा कि मैंने अभी बताया था कि यदि प्रकाश किरण, सपोज करिए एक सघन माध्यम है, ध्यान से देखिएगा, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से, मैं लिख भी देता हूँ, ये विरल माध्यम यानी रेरर मीडियम है, ये सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम है। यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आए तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है ना। जाना चाहिए था इसको ऐसे करके, ऐसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन यह अभिलंब की ओर मुड़ गया थोड़ा सा, ठीक है ना। और जब सघन माध्यम, फिर से इधर हवा है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो यहाँ पे इसका अभिलंब है, तो अभिलंब से ऐसे दूर भागेगा। सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये पिक्चर सीधा बनना चाहिए, नहीं तो आपका देखने में खराब लगेगा। तो ऐसे भागेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमारा ये वास्तविक प्रकाश किरण था, ये वास्तविक किरण थी, और ये जो है हमारा, इसको हम लोग निर्गत किरण कहते हैं। अभी इन सब का भी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार में, ठीक है, देख ही लीजिए, आप लोग समझ ही होंगे, पहला चैप्टर पढ़े होंगे। तो आने प्रकाश किरण में सतह पे टकराने वाली किरण को, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। उधर परावर्तन हो जाता था तो परावर्तित किरण होता था, यहाँ पे अपवर्तन हो गया है तो अपवर्तित किरण कहेंगे। और ये जो बाहर निकल रही है इसको हम लोग निर्गत किरण कहेंगे, और वो जो आ रही थी उसको वास्तविक किरण कहेंगे। तो ये जो निर्गत किरण है और वास्तविक किरण है, इन दोनों के बीच में जो ये लंबवत दूरी है ना, ये डिस्टेंस जो आता है, इस डिस्टेंस को ही, इसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या लिखिएगा? प्रकाश अपवर्तन की घटना में वास्तविक किरण एवं निर्गत किरण के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यहाँ पे लंबवत दूरी इसलिए बताना जरूरी है कि ये हमेशा आपस में बराबर ही रहेगा। अपवर्तन जहाँ से निर्गत किरण निकला है ना, यहाँ से लेकर के अपवर्तन आप यहाँ चेक करिए, यहाँ चेक करिए, यहाँ चेक करिए, यहाँ चेक करिए, बराबर ही रहेगा, इसीलिए लंबवत दूरी वर्ड बोला जाता है। यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का सिंबल भी बनाया है। अब आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन ये तो रहेगा नहीं, हाँ कभी कभी ये प्रैक्टिकल में 2 नंबर का पूछ देता है, एग्जाम में पूछ देता है, बोर्ड के एग्जाम में, कि एक मोटे से कांच के आयताकार सिल्ली से, ऐसा ही वर्ड लिखता है, कांच के मोटे आयताकार सिल्ली से अपवर्तित प्रकाश का किरण आरेख खींचें। तो इस तरह से आप खींच के दिखा दीजिएगा, ये वास्तविक किरण है, ये जो किरण है इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, ये वास्तविक आपतित किरण है, वास्तविक आपतित किरण है, इसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण। निकलने वाले किरण को निर्गत किरण, ये जो बीच में है इसको हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब है क्वेश्चन कि ये जो हमारा प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, ये निर्भर किन किन कारकों पे करता है? ये प्रकाश का, सॉरी अपवर्तन नहीं, पार्श्विक विस्थापन जो है ये किस पे निर्भर करेगा? क्या ये सभी बार ऐसा ही होगा या कम ज़्यादा भी होगा? तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पार्श्विक विस्थापन को मैं डी से लिख रहा हूँ, यहाँ देखिए डी की निर्भरता, यानी पार्श्विक विस्थापन की निर्भरता, यानी किस किस पर ये निर्भर करता है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें कि जैसे जैसे, याद रखिएगा, प्रकाश ज़्यादा झुकेगा तो ज़्यादा अपवर्तित होगा, मोटा ज़्यादा निकले। यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए, ये एक कांच है और यही इतना ही मोटा कांच ये है, एक बार प्रकाश किरण ऐसे आया, एक बार प्रकाश किरण ऐसे आई है, ऐसे आया, यहाँ पे अभिलंब है, हल्का झुकेगा, हल्का निकलेगा, और यहाँ पे इतना दूरी होगा,
पार्श्विक विस्थापन का। इसी में देख लीजिए ये ज़्यादा आया है तो ज़्यादा टेढ़ा भी होगा और निकलेगा तो इसके बीच का डिस्टेंस देखिएगा तो ये ज़्यादा बन जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे ये वाला एंगल घटेगा वैसे वैसे पार्श्विक विस्थापन बढ़ेगा। यानी ये पहला बात जो है निर्भर करता है सतह, कांच के सतह, या फिर इसको ऐसा कह सकते हैं जो आपतित कोण होता है ना, आपतन कोण, ये आपतन कोण पर निर्भर करता है। आपतन कोण पर निर्भर करता है। आपतन कोण यानी आपतित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण। अभिलंब के साथ बना कोण ज़्यादा होगा, पार्श्विक विस्थापन ज़्यादा होगा, और आपतन कोण कम होगा, पार्श्विक विस्थापन भी कम होगा। पहला बात समझ गए। दूसरा बात देखिए, यहाँ पे आपको बातों से ही समझना पड़ेगा। मैं लिखने में रह जाऊँ टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा। बच्चों ये पैनल तो है नहीं पहले से लिखा वाला है, बोर्ड पे पहले से लिखे हुए के चक्कर में एक वीडियो में 4 घंटा लग जाता है, इस चक्कर में शूट ही नहीं हो पाता है वीडियो, ठीक है ना। और बहुत सारा प्रॉब्लम भी हो गया इधर, आपको पता ही होगा, कुछ बच्चों को तो पता है। चलिए परेशान कर देते हैं कुछ बच्चे फ़ोन कर करके। ये है हमारा कांच का स्लैब। अब देखिए जैसे जैसे ये वाला कोण, इस कोण को हम थीटा कहते हैं, हटाइए इसको। जैसे जैसे आपतन कोण, यहाँ पे कम आपतन कोण तो कम, यहाँ पे दिख रहा है हमारा पार्श्विक विस्थापन। यहाँ पे आपतन कोण ज़्यादा है, देखिए इतना ज़्यादा है, यहाँ पे इतनी सा ही है, तो आपतन कोण ज़्यादा है, आपतन कोण ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा है। यानी ये समानुपाती होता है डी के, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है बिहार बोर्ड भी इसका, ठीक है। चलिए दूसरा और इम्पोर्टेंट वाला, ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है आपका। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या कांच का मोटाई बढ़ा दिया जाए तो क्या एंगल पे प्रभाव पड़ेगा, या सॉरी एंगल छोड़िए, क्या डी पे प्रभाव पड़ेगा, पार्श्विक विस्थापन पे प्रभाव पड़ेगा। देख लेते हैं। यदि ऐसे प्रकाश किरण सेम ही एंगल से आए, दोनों में जितना एंगल थोड़ा ये ज़्यादा बेंड हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं, और ये ऐसे आया है तो ये भी ऐसे आता है, ठीक है, बराबर कोण पे लगभग आया। यदि ये ऐसे झुकेगा, हल्का ना टेढ़ा हो गया, जाना चाहिए था इधर, यहाँ पे अभिलंब है, हल्का अभिलंब की ओर मुड़ गया, और ये ऐसे निकलेगा, इसका वास्तविक किरण बनाइए तो इतना ज़्यादा आया आपका क्या, पार्श्विक विस्थापन। और इसमें करिए तो ये हल्का ऐसे मुड़ेगा, ज़्यादा सीधा कर दिए, हल्का ऐसे मुड़ेगा और ऐसे निकलेगा, इसमें तो कम आया। इसका मतलब जैसे जैसे कांच की चौड़ाई बढ़ेगी वैसे वैसे अपवर्तनांक भी बढ़ेगा, यानी चौड़ाई भी समानुपाती है अपवर्तनांक के। दो बात आप लोगों ने समझा। पहला तो जैसे जैसे स्लैब का चौड़ाई बढ़ेगा, कांच के स्लैब का चौड़ाई बढ़ेगा, पार्श्विक विस्थापन बढ़ेगा, आपतन कोण बढ़ेगा तो पार्श्विक विस्थापन बढ़ेगा। अगला तीसरा नंबर, घनत्व। अब ध्यान से देखिए, यदि पहले की सापेक्ष दूसरा ये ज़्यादा सघन माध्यम है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी है, ठीक है, यहाँ पे कांच है, ठीक है ना, ये वाटर है, ये ग्लास है, तो क्या जितना प्रकाश इसमें मुड़ेगा उतने उसमें भी मुड़ेगा। वो तो ज़्यादा सघन है तो ज़्यादा मुड़ेगा, तो ये बेचारा, इसको जाना चाहिए था ऐसे, हल्का मोड़ के ऐसे निकालेगा। पानी वाला ये नहीं दिख रहा है आपको, ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है, जबकि कांच वाला ये ज़्यादा मोड़ देगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा सघन है, तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आ गया, यहाँ पे कम आ गया। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि पार्श्विक विस्थापन इन 3 चीज़ों पे निर्भर करता है। पहला आपतन कोण पर, दूसरा कांच की चौड़ाई पर, और तीसरा घनत्व पर। तो मेरे ख्याल से आप ये भी समझ गए होंगे पार्श्विक विस्थापन क्या है, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चलिए इसको भी हटाते हैं और चलते हैं हमारे प्यारे से नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है अपवर्तनांक से संबंधित, और वहाँ से हम लोग अब पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम क्या क्या है। चलिए अब हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, जिसको हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तन मतलब प्रकाश का मुड़ना, अपवर्तनांक मतलब कुछ और, सेम चीज़ नहीं समझिएगा। इसको इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। इंडेक्स मतलब समझने एक सूची होगा कोई ना कोई चीज़ का। अपवर्तनांक कहते किसको हैं? अभी जस्ट मैंने बताया कि जैसे जैसे माध्यम बदलेगा वैसे वैसे प्रकाश का चाल बदलेगा। तो बस ये ना चालों का अनुपात ही है, ठीक है ना। इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ से सूचित करता है। कुछ बुक में इसको म्यू से सूचित किया जाता है, इसको म्यू पढ़ा जाता है, म्यू, ठीक है ना। और कुछ बुक में एन से सूचित किया जाता है। इन दोनों सिंबल से सूचित किया जाता है। क्या कहता है कि प्रकाश का चाल जो है ना, निर्वात में और किसी माध्यम में हो ना, तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग होगा। उन्हीं माध्यम के अनुपात को अपवर्तनांक कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझिए, जैसे प्रकाशीय चाल लिख देते। प्रकाशीय चाल जो है ये निर्वात के लिए मान लेते हैं, निर्वात
निर्वात के लिए हम लोग C लिखते हैं, ठीक है ना, और किसी माध्यम के लिए V लिखते हैं। किसी माध्यम के लिए प्रकाश का चाल V फॉर वेलोसिटी या चाल कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो निर्वात में चाल को हमने C दिखाया और माध्यम में चाल को हमने V दिखाया, तो कहा जाता है ये जो अपवर्तनांक होता है ना, ये निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। अनुपात मतलब भाग, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन छोटा सा है, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से सूचित किया जाता है। इसका यूनिट बार बार पूछा जाता है, यूनिट को एकदम ध्यान से याद रखिएगा। अतः याद ही नहीं रखना, ये भी प्रकाश की चाल है यानी मीटर पर सेकेंड, ये भी प्रकाश की चाल है यानी मीटर पर सेकेंड, दोनों कट गया तो सुन्ना आ गया, ये यूनिट लेस है ना। इसको विमा विहीन कहा जाता है, विमा विहीन भी कहा जाता है, विमा विहीन भी कहा जाता है और मात्रक विहीन भी कहा जाता है। विमा विहीन माने डायमेंशन लेस, है ना, मात्रक विहीन भी कहा जाता है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे। अपवर्तनांक क्या है कि एक माध्यम में प्रकाश का चाल और निर्वात में प्रकाश का चाल, इन दोनों का अनुपात होगा ना, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। अपवर्तनांक दो टाइप का होता है, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष मतलब क्या, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और एक माध्यम हम निर्वात को मानेंगे। मतलब ये जो डेफिनेशन है, एक तरह से बोला जाए निरपेक्ष अपवर्तनांक का डेफिनेशन, ये समझ में आया। हम क्या बोल रहे हैं, पहले समझिए इस चीज़ को ध्यान से, कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ भी हो सकता है, वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख नहीं, 3 लाख से ज़्यादा तो होता ही नहीं है ना, 3 लाख मीटर, या फिर हम लोग कह सकते हैं 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश का चाल जितना है और किसी माध्यम में प्रकाश का चाल जितना, एक दूसरे को भाग दिला दीजिए तो वो जो वैल्यू आएगा उसको अपवर्तनांक कहेंगे। और निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है, इसको भी म्यू से सूचित करते हैं। यहाँ पे एब्सोल्यूट लिखा जा सकता है, ABS है ना, ABS लिख देते, काम चला लीजिए, निरपेक्ष लिख दीजिए नहीं तो। निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को, मतलब कि एक तो निर्वात रहना चाहिए। बोलिए सर इसमें उसमें अंतर क्या, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगला आता है जो इम्पोर्टेंट है इसका टाइप, वो है सापेक्षिक अपवर्तनांक। सापेक्षिक अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब RI लिख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। सापेक्षिक अपवर्तनांक किसको कहते हैं, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे क्या, कांच का अपवर्तनांक कुछ अलग होगा, हवा का अपवर्तनांक कुछ अलग होगा, उन दोनों को भाग दे दीजिए तो जो आएगा उसको सापेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। बोले सर क्यों, देखिए हर मीडियम का अपवर्तनांक निकालना उतना ईजी होता है नहीं, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग कुछ माध्यम का निकाल लिए हैं। अब देखिए जैसे बोलेंगे मेरा वजन 60 किलो है, एक और बच्चे को तौलिए, ऐसे करके दुनिया के सब बच्चे को तौलिए, तो ये मुश्किल लगेगा। या दूसरा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, मेरा वजन 60 किलो है, ये जो बगल वाला बच्चा है ना मेरा आधा है, ये जो बगल वाला बच्चा है मेरा दुगुना है, वो जो है ना मेरा 10 गुना है, वो मेरा 3 गुना है, ये मेरा 1 गुना है। तो ये निकालना, गुना वाला निकालना आसान है या डायरेक्ट सबको तौलना आसान है, तो गुना वाला निकालना आसान है। उसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं सापेक्षिक अपवर्तनांक, हम सापेक्षिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे है ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये देखते हैं निर्वात के सापेक्ष कितना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या देखेंगे, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का कितना है। तो हम लोग कह सकते हैं, मान लिए कि एक माध्यम का अपवर्तनांक हम जो है ना, एक माध्यम का अपवर्तनांक A माने हैं और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक B माने हैं, यानी इसको म्यू A म्यू B कहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, म्यू A और म्यू B। पहले का अपवर्तनांक म्यू A है, दूसरे का अपवर्तनांक म्यू B है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा जो सापेक्षिक वाला हो जाएगा म्यू AB बराबर, यानी इन दोनों का सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या होगा, एक में दूसरे से भाग दे दीजिए, म्यू A बटे म्यू B कर दीजिए।